स्वागत है आपका शिक्षा के एक बृहद प्लेटफॉर्म एजुकेशनल वर्ल्ड में। और मैं उत्कर्ष शुक्ला आज आपको सामान्य अध्ययन की क्लास के अंतर्गत भारत की राज्य व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने अपने काफ़ी जो सेक्शन थे उसको पूरा कंप्लीट कर लिया था और अब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में काफ़ी चीज़ें देखी थी। तो आज का जो हमारा ये सेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री की, उसकी संवैधानिक स्थिति पर चर्चा करेंगे, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या योग्यताएं होती हैं, उन सभी के बारे में एक विस्तृत चर्चा हम करेंगे। और साथ ही मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे विभिन्न आयोगों द्वारा हर साल पूछे जाते हैं उन पर भी एक दृष्टिपात करवाऊंगा। और साथ ही अब हमारा एक भारत का महान्यायवादी टॉपिक रहता है, उसके बाद हम सीधे एंटर कर जाएंगे हमारी संसद में। तो इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट बुक भी सजेस्ट करूंगा कि जितना आपको समय मिले, क्योंकि स्वाध्याय जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं आपको एक बुक भी सजेस्ट करूंगा जिसको आपको निरंतर साथ साथ पढ़ते भी जाना है और हमारी इस वीडियो को देखकर लाभान्वित भी होना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है भारत का प्रधानमंत्री। देखिए, अगर हम प्रधानमंत्री जी की बात करें तो वर्तमान समय में अगर हम देखें कि हमारा जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी रहे हैं, जिन्होंने 2 बार चुनाव जीता पूर्ण बहुमत से और काफ़ी एक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जिसके अंतर्गत पूरा भारत उससे लाभान्वित हो रहा है। और साथ ही हम ये भी बात करते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारत की जो राज व्यवस्था है और वो प्रधानमंत्री की एक धुरी होती है, कह सकते हैं कि जैसे आप लोगों को मैंने साइंस की क्लासेस में भी पढ़ाया है कि जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम होता है उसके अंतर्गत जितने प्लैनेट होते हैं, तो सूर्य हमारा क्या है, एक धुरी का काम करता है। वैसे ही पूरी जो राज व्यवस्था होती है हमारी, अगर माने कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और आपके कई सारे और बड़े बड़े ओहदे भी हैं, तो उसमें अगर जो हमारा प्रधानमंत्री पद है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर प्रधानमंत्री का पद नहीं होता या फिर ये सृजित नहीं किया होता तो जो पूरी देश की हमारी शासन प्रणाली है उसको चलाना कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हम देखें तो प्रधानमंत्री जो है हमारा देश का वो वास्तविक शासक भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर करूँगा कि जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति होते हैं उनको संवैधानिक और औपचारिक शासक कहा जाता है, लेकिन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं उनको जो है देश का वास्तविक शासक कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि अगर हम अनुच्छेद नंबर 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 में क्या बताता है। अनुच्छेद 74 में हमें यही कहता है कि राष्ट्रपति जी जब मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री जी की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होती है, तब वहाँ पर वो उनके सलाहकार के तौर पर कार्य करते हैं। तो ये हमारा अनुच्छेद 74 बताता है। और यदि हम बात करते हैं विधायिका की, कार्यपालिका की, तो इन सब का जो एक पूरा संचालन होता है वो भी हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी का अगर जो पद है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो दोनों सदन का मतलब क्या है कि एक हमारा लोकसभा हो गया और दूसरा क्या हो गया, राज्यसभा हो गया। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदन में से किसी भी सदन की सदस्यता नहीं ग्रहण करता है तो भी वो प्रधानमंत्री पद के लिए जो है एप्लीकेबल है, उसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ मित्रों? इसका मतलब यही हुआ कि यदि वो प्रधानमंत्री बन गया है तो 6 मास के अंदर उसको जो है फिर किसी भी एक सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक उपबंध है जो भी हमारे संविधान में इसको भी अंगीकृत किया गया है। आगे बात करते हैं कि जो हमारा प्रधानमंत्री होता है उसकी पावर क्या होती है। प्रधानमंत्री की देखिए सबसे महत्वपूर्ण पावर ये है, मैंने अभी आपको लास्ट जो क्लास थी उसमें पूरा मंत्रिपरिषद के बारे में बताया था। तो जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल का जो गठन है, मंत्रिमंडल का गठन है कि कौन सा मंत्री है उसको कौन सा पद देना है, उस मंत्री को पदोन्नति करनी है या फिर उसका जो है उसको निष्कासित करना है, ये सारी चीज़ें भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास रहती हैं। वो इसमें जो है राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, उसके आधार पर पूरा जो हमारा एक एरा है उसके अकॉर्डिंग पूरा जो वो वर्क होता है वो आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य ये भी होता है कि जो हमारा मंत्रिमंडल है इसमें परिवर्तन भी होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि हर तीसरे या चौथे वर्ष के चुनाव जो होते हैं उससे पूर्व कई बार जो होती है अपना पूरा एक मंत्रिमंडल है उसमें फेरबदल करी जाती है। इसका मतलब यही रहता है कि सारे मंत्री जो हैं अपना जो कार्य है तो उसका निर्वहन है वो भली भांति करते रहें और वो सुचारू रूप से चलता रहे। तो इसी की हेरफेर भी जो है वो प्रधानमंत्री जी के निर्देशन के अनुसार करी जाती है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली पूरी प्रधानमंत्री पद से संबंधित जो भी हमारे उपबंध दिए गए होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा विभिन्न आयोग जो कैसे प्रश्न पूछता है
वो भी आप इस क्लास में देख पाएंगे कि किस तरह से आयोगों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री टॉपिक से। तो देखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2013 में पूछा गया था। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कह रहा है निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो निर्वाचित है वो निर्वाचित गलत है, चयनित भी नहीं किया जाता है, ना ही मनोनीत किया जाता है, और उसकी जो है नियुक्ति करी जाती है, क्योंकि उसका कार्यकाल फिक्स है कि 5 वर्ष का कार्यकाल है, 5 वर्ष तक, इस वजह से हम कहते हैं उसकी नियुक्ति करी जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा नियुक्त करना। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा कथन सही है। अब देखिए, यहाँ पर कथन और कारण है, ये भी बहुत ज़्यादा हमारे आयोगों द्वारा जो है पूछे जाते हैं। तो ये वाला जो प्रश्न है हमारा यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको कथन दे रखे हैं। कथन कौन कौन से दे रखे हैं? पहला कथन हमें यही बताता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है। और दूसरा जो कथन है हमारा, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। और तीसरा है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को भी बर्खास्त नहीं कर सकता है। और प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद का वास्तविक नेता होता है। तो मेरे अंदाजे से जो करेक्ट आंसर है वो यही होगा, प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री परिषद का वास्तविक नेता होता है। या फिर इसको भी हम ऐसे कह सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री परिषद का वास्तविक शासक होता है। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर था। आप लोगों ने पूरा एक संपूर्ण आधारभूत समझ रखी इस पूरे टॉपिक के बारे में। आशा करता हूँ आप इससे लाभान्वित होंगे। और अब हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें पढ़ेंगे भारत के महान्यायवादी के बारे में, और उसके बाद हम सीधे एंटर करेंगे कि इसमें हमारा जो संसद का पार्ट है। तो इसके लिए मैं आपको एक बुक दे के जा रहा हूँ। एक हमारी बुक आती है, हमारी संसद, सुभाष कश्यप जी के द्वारा। अच्छी बुक है, काफ़ी पतली बुक है, और इसको आप जो है समग्रता से अध्ययन करिएगा। आप जब इसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो संसद की प्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही चलती हैं आप उसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये बुक अपने आप को और ज़्यादा आपसे विख्यापित करती है। आप इसको पढ़िए, अच्छी बुक है, और आपके अंदर एक समझ विकसित होगी। और साथ ही साथ जो हमारे ये वीडियो आ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के, इसको भी आप लोग देखते हैं। तो आपका जो एक संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो हमारा ऑनलाइन बैचेज में भी कराया जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।